हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही क्यों ज्वाइन होते हैं? क्यों रैंडम कंपाउंड्स नहीं फॉर्म होते? यही चीज जो है साइंटिस्ट को भी जब लगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। तो मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com इस एपिसोड में आपके साथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें कि बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं। तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली तीन साइंटिस्ट J.L. पोस्टर, डाल्टन एंड रिचटर ने प्रपोज किए थे और उन्होंने ये बताया कि बेसिक केमिस्ट्री को डेवलप करने में बहुत हेल्प करी कि कॉम्बिनेशंस किस तरह से क्रिएट होती हैं और वो क्यों स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ही। और ये जो टॉपिक है ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस बहुत करने पड़ेंगे। और यदि आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिस बुक्स के लिंक्स उसमें आपके लिए प्लेस किए हैं, तो जो आपको बेटर लगती है उसमें से वो आप परचेज कर सकते हैं या उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलें क्लास में और देखें कि किस तरह से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसमें जो सबसे फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करके देखते हैं वो किस तरह से अप्लाई हो सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास ना तो रिएक्शन में क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन है। वाटर बनेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे यदि हमने 6.5 ग्राम सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है और उसके साथ 10 ग्राम हमने HCl लिया है, तो जब हम रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे तो ये जो टोटल तीनों मिलकर के प्रोडक्ट्स बनेंगे इनका जो मैक्सिमम मास हो जाएगा वो 16.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यदि जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उसी के रेशियो में जो होगा प्रोडक्ट्स बनेंगे और टोटल प्रोडक्ट्स का मास जो होगा वो रिएक्टेंट्स के मास से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, उसकी प्रोपोर्शन में ही होगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करना। तो हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। तो नेक्स्ट लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और ये जो लॉ है 1798 में J.L. प्रोस्ट ने प्रपोज किया था। तो J.L. प्रोस्ट ने जो लॉ प्रपोज किया था उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब इस लॉ में हम देखें तो क्या है, तो इसमें है कि जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो जो दोनों या जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मींस जो एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट्स के उसके रिस्पेक्टिव एक फिक्स्ड रेशियो में ज्वाइन करेंगे। और ये जब भी कंपाउंड वो बनेगा, चाहे किसी भी हम प्रोसेस में वो कंपाउंड को बनाएं, वो कंपाउंड में जो वो दो एलिमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में रहेंगे। और फिक्स रेशियो कौन सा होगा? उसके एटॉमिक मासेस का फिक्स रेशियो होगा। तो अब जैसे हम ये मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे वाटर का एग्जांपल लिखा है कि हम वाटर को फॉर्म करा रहे हैं। अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स, मैंने 4 मेथड सेलेक्ट किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत मेथड्स हो सकते हैं वाटर को बनाने के। तो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन जो है एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया। तो एक स्टैंडर्ड है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे वाटर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। सेकेंड जो है, हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो भी वाटर फॉर्म होगा। थर्ड मैंने लिया है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लिया,
जैसे इसमें कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने। अब उसमें से मैंने उसको एनहाइड्रस क्रिएट किया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिएट किया, तो उसमें से मैं वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ, तो मैंने वाटर एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। फोर्थ मेथड जो है, मैंने नेचुरल सोर्स से, किसी भी नेचुरल सोर्स से, पॉन्ड से, रिवर से या कहीं से भी वाटर ले लिया। अब ये जो वाटर लिया है इसमें एक चीज फिक्स्ड है, और इसमें फिक्स्ड क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो जो है वो फिक्स्ड है। कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो क्या, हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन का हम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए जो उसका टोटल मास आ जाएगा दैट इज 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास जो है दैट इज 16, तो 2:16 का रेशो आ गया। या इसका सिंपलेस्ट रेशो देखें तो 1:8 हो जाएगा। मीन्स अब हम जब भी वाटर को फॉर्म करेंगे, किसी भी मेथड से हम वाटर को फॉर्म करेंगे, तो वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशो में कंबाइन करेंगे। और ये जो रेशो कहाँ से आया, उसके एटॉमिक मासेस के हिसाब से आया। तो जब भी हम कोई कंपाउंड बनाएंगे, उसमें जो भी 2 या 3 या 4 जितने भी एलिमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमेशा फिक्स्ड रेशो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाएगा, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अब हम इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो अब हम देखिए, ये लॉ जो है 2 केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कंपाउंड्स बेसिकली आइसोटोप से क्रिएट हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे जो लिया है कार्बन का जो आइसोटोप लिया है 12 है जिसका एटॉमिक नंबर, तो उसके साथ रेशो देखें तो 12:32 का रेशो आएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होगा 32 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन एटम्स का। तो अब ये 32:12 आ जाएगा। यहाँ जब मैंने कार्बन 14 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट की है, तो यहाँ पे 14:32 आ रहा है। अब इन दोनों का जो रेशो है वो सेम नहीं आएगा। तो जब आइसोटोप्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उस पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेकेंड कंडीशन जब हो जाएगी, जब आइसोमर्स क्रिएट हो रहे होंगे कंपाउंड में, तो जैसे हम एग्जांपल देखें, ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, सो दिस इज एन अल्कोहल, और ये जो हो जाएगा दिस इज मिथॉक्सी मीथेन, तो इट इज एन ईथर। तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, पर इसके लिए ऐसे कंपाउंड्स पे क्या होगा कि जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लॉ, विच इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये लॉ जो है बेसिकली डाल्टन ने प्रपोज किया था। तो अब इस लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को रिएक्ट करा करके कंपाउंड बना रहे हैं, और कंडीशन ये है कि 2 से ज्यादा कंपाउंड बनने चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उसमें उन जितने भी कंपाउंड्स बने हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बने हैं, तो उसमें कोई एक एलिमेंट जो होगा वो मल्टीपल रेशो में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वो मल्टीपल रेशो किसका होगा, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के हिसाब से वो मल्टीपल रेशो में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है और यहाँ ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट लिए हैं, और ये 2 एलिमेंट्स मिलकर के 2 कंपाउंड बना रहे हैं, एक वाटर है और एक H2O2, 2 कंपाउंड बना रहे हैं। अब हम देखें वाटर में क्या है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है वो 1:8 आ गई, क्योंकि 2 grams ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 8 grams ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 grams ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 16 grams ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 gram ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 8 grams ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे हो जाएगा कि 2 grams ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 32 grams, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये सेकेंड कंपाउंड, तो इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी 1:16 आ जाएगी। तो अब हमारे पास दोनों कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की रेशियो आ गई। अब हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 1 है, दोनों एलिमेंट्स में हमने हाइड्रोजन को 1 ले लिया है, तो अब हम ऑक्सीजन इन कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 1 हो गया, तो ऑक्सीजन इन कंपाउंड 1 यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन की जो है 8 है, रेशियो में आ रहा है, यहाँ पे 8 था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और यहाँ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना था, 16 है। तो जब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, तो ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल रेशियो, दैट इज 1:2 इज मल्टीपल रेशियो फॉर ऑक्सीजन। अब इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में थोड़ी सी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो ये सोचते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा 1:2 या 2:4, कुछ इस तरह के सामान, क्योंकि जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में लगता है कि जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है या 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, उस हिसाब से हमारे आंसर्स आने चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है
कोई भी रेशो आ सकती है हमारे पास, पर वो इंटीजर में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रेशो आई है 1:2, तो दैट इज अ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यदि ऐसे रेशो आ जाती है 2:3, तो दैट वुड अगेन बी अ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारे को मल्टीपल प्रोपोर्शन मींस इंटीजर में रेशो आनी चाहिए। दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रेशो आप ले रहे हैं तो वो इंटीजर में आनी चाहिए। वैसे ही आ सकती है 3:5 भी आ सकती है, 2:5 भी आ सकती है। तो ऐसी कोई भी रेशो आ रही है, पर कंडीशन ये है वो इंटीजर आनी चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। वो इंटीजर में यदि रेशो है तो हम उसे मल्टीपल प्रोपोर्शन कहेंगे। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि जब हम दो एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और उनका जो फिक्स्ड रेशो आ रहा है, जो भी उनका रेशो आ रहा है, और उस रेशो को यदि हमने थर्ड एलिमेंट के कंपाउंड के साथ कंपेयर करें, तो या तो वो सेम होगा या वो जो रेशो होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। तो उसी को अंडरस्टैंड करते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। तो अब जैसे मैंने ये तीन एलिमेंट्स यहाँ लिए हैं, दिस इज से एलिमेंट कार्बन, कार्बन एलिमेंट है और इसको यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने ए एलिमेंट कहा है। यहाँ हाइड्रोजन जो है इसको मैंने बी एलिमेंट कहा है, और ऑक्सीजन जो है ये सी एलिमेंट हो गया। तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हो गए। अब कार्बन और हाइड्रोजन को ज्वाइन करके जो है मीथेन बना रहा हूं मैं एक कंपाउंड, वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज्वाइन करके वाटर बना रहा हूं सेकेंड कंपाउंड, और कार्बन और ऑक्सीजन को ज्वाइन करके मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूं। अब यदि हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन का हम रेशो देखें, तो यहाँ पे जो रेशो आ जाएगा दिस इज 3:1 का रेशो आ जाएगा। 12:4 है, हाइड्रोजन 4 है तो उसका एटॉमिक मास के हिसाब से 4 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, तो 12/4 तो सिंपलेस्ट रेशो लेंगे 3:1 आ जाएगा। वैसे ही हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। अब इन दोनों केसेस में यदि हम देखें, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशो देखें, इन दोनों कंपाउंड्स में से यदि हम कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशो निकालें, तो हमारे पास रेशो क्या आ रहा है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 आ रहा है, और वही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो आ रहा है 3:8। तो इस तरह से जो दो एलिमेंट फिक्स रेशो में ज्वाइन कर रहे हैं, उसका जब हम थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो हमेशा जो होगा या तो सेम होगा या उसका मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये क्योंकि केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है, तो यदि इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कंफ्यूजन को कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। और यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखें कि बेल आइकन भी प्रेस करना है, और उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं। और आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज राजीव शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।